हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में तो हम लोग शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन चतुर्थ सेमेस्टर सेकंड प्रश्न पत्र पढ़ रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी डिलीट करते हैं उनके साथ शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं लघुत्तरी प्रश्नों के सीरीज में। प्रबंधन के अर्थ को परिभाषित कीजिए, 2025 में पूछा था। कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, 2019 में पूछा था ये। चाहे प्रबंधन कहिए चाहे कुशल प्रबंधन, चाहे विद्यालय प्रबंधन में किसकी किसकी भूमिका होती है स्पष्ट कीजिए, 2023 और 2019 में पूछा था। तो प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा, तो सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ है संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना है। तो संगठन में जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों से क्या करना है, कार्य कराना ही प्रबंधन है। अंग्रेजी शब्द मैनेजमेंट टेक्टफुली को मैनेजमेंट कहते हैं। तो टेक्टफुली को मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन का अर्थ व्यक्तियों से कार्य लेना है। किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। प्रबंधन एक व्यापक तथा जटिल प्रत्यय है, यानी कि जटिल कॉन्सेप्ट है। इसकी परिभाषा देना असंभव तो नहीं है, कठिन अवश्य है। प्रबंधन की कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं। एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित, कि किसी एक संगठन में कार्यरत जो भी व्यक्ति हैं उनके प्रयासों से जो निश्चित उद्देश्यों को पाना है, को प्राप्त करने के लिए क्या करना, नियोजन यानी कि प्लान बनाना, प्लानिंग करना, निर्देशन यानी कि इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस, या समन्वित यानी कि कोऑर्डिनेट करना, इन सब लोगों में कोऑर्डिनेशन करने का प्रबंधन कहते हैं। जेम्स लुंडे, ठीक है, शिक्षा शास्त्री जेम्स लुंडे ने प्रबंधन की परिभाषा इस प्रकार दी है। प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य है। प्रबंधन क्या है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए क्या करना है, प्रयासों को, जो भी आप प्रयास करते हैं उस प्रयासों को नियोजित, जैसे आप विद्यालय में आपके सोचते हैं कि 10th में हमारे स्कूल के बच्चे टॉप करें, 12th में, ग्रेजुएशन में, ये सब ऐसा है अगर, तो विशिष्ट उद्देश्यों को, ये प्रयासों को नियोजित, समन्वित और अभिप्रेरित, और उनको पाने के लिए क्या करना, बच्चों को मोटिवेट करना और नियंत्रित करने की कला है। ये जेम्स लुंडे के अनुसार है। तो जेम्स लुंडे के अनुसार प्रबंधन की परिभाषा, प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ पूछ रहा है, तो एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन एवं समन्वय करने को प्रबंधन कहते हैं। अर्थात विद्यालय प्रबंधन से आशय है विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों से समन्वय स्थापित करना। तो मानवीय एवं भौतिक स्रोतों से क्या करना, मानवीय में क्या आ जाएगा, मानवीय स्रोत में अध्यापक, शिक्षक, बच्चे, और भौतिक स्रोत में विद्यालय भवन, फर्नीचर और समुदाय आ जाएगा। सॉरी, समुदाय नहीं आएगा भौतिक स्रोत में, विद्यालय भवन वगैरह आ जाएगा, शौचालय आ जाएगा, पानी का पेयजल और अवस्था आ जाएगा। विद्यालयी प्रबंधन में प्रबंधक जो होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, और कर्मचारी, छात्र और अभिभावक, भौतिक संसाधन, शिक्षण प्रक्रिया आदि की भूमिका होती है। इन सबको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन करना होता है, जिसका आकलन छात्रों के विकास तथा उपलब्धियों तथा अथवा व्यवहार से किया जाता है, जिसे अधिगम उपलब्धि मानते हैं। विद्यालय प्रबंधन शिक्षा प्रक्रिया का मूल आधार तथा कार्यक्षेत्र है, जहां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संपादन किया जाता है। ठीक है, इसी को विद्यालय प्रबंधन में। प्रत्येक संस्था के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं। हर संस्था के क्या होते हैं, अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं। जैसे कुछ क्रिश्चियन इंटर कॉलेज है, उनका भी कुछ लक्ष्य है, और कुछ क्या है, आरएसएस से संचालित विद्यालय हैं, कुछ क्या है, कुछ सामाजिक एनजीओ से संचालित है, कुछ गवर्नमेंट है, कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाले विद्यालय हैं, और उनकी सफलता पूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंध की आवश्यकता होती है। विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। विद्यालय क्या है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, अतः इसकी एक सुसंगत प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि विद्यालय में क्या होनी चाहिए, एक सुसंगत यानी अच्छे तरीके से क्या प्रबंधित व्यवस्था होनी चाहिए। बिना किसी प्रभावशाली प्रबंध के विद्यालय जीवन में अव्यवस्था फैल जाने की संभावना बनी रहती है। एक प्रभावशाली प्रबंधक विद्यालय में उचित व्यवस्था करता
है, उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पर उचित समय में उचित ढंग से रखता है। ठीक है, ये आपका प्रबंधन का काम है। विद्यालय में प्रबंधन रहना जरूरी है। विद्यालय संगठन के उद्देश्य को लिखिए, 2018 में ये पूछा था। तो विद्यालय संगठन में जो उद्देश्य संगठन होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? तो विद्यालय संगठन के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं। शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति करने के लिए जो विद्यालय में संगठन बनाए जाते हैं। मिलजुल कर रहने की कला सिखाने के लिए विद्यालय में टीचरों का, बच्चों का, प्रधानाचार्य, प्रबंधकों का क्या बनाया जाता है? संगठन बनाया जाता है। विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन तथा संयोजन, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों की सुलभता, विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना, शिक्षा संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था करना, ये सब विद्यालय संगठन के उद्देश्य हो जाएंगे। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है? क्यों विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता है? क्योंकि सुव्यवस्थित व सुसंगठित ज्ञान, और कोई ज्ञान सुव्यवस्थित है और सुसंगठित है तो उसको वर्तमान आवश्यकताओं, यानी कि वर्तमान समय, जैसे मान लीजिए इस टाइम एआई का जमाना चल रहा है, तो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने का सबसे व्यापक, महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था ही है। विद्यालय में प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न रूप से समझा जा सकता है। तो विद्यालय में प्रबंधन क्यों आवश्यक है, क्यों महत्व है इसका? तो विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए तथा अन्य आवश्यक संसाधनों को भी व्यवस्था करने का सफल प्रयास करना चाहिए। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। ये सब विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकताएं हैं। विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का बंटवारा बड़ी ही कुशलता पूर्वक और सूझबूझ के साथ किया जाता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। विद्यालय प्रबंधन का महत्व इस दृष्टि से है और भी बढ़ जाता है कि उसे विद्यालय का सफल संचालन करना होता है, क्योंकि इसके अभाव में विद्यालय का प्रभावपूर्ण संचालन असंभव है तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास भी नहीं हो सकता है और न ही उन्हें उचित वातावरण में मिल सकता है। विद्यालय प्रबंधन में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालित किया जाता है, जिससे छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए योग्यता के अनुसार ही शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को कार्यभार सौंपा जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी विद्यालय का प्रबंध तंत्र उत्तम है तो उस विद्यालय से निकलने वाले छात्रों की उपलब्धि भी उत्तम एवं प्रभावशाली होगी, जो अपने विद्यालय, देश, परिवार व समाज का मस्तक ऊंचा रखते हुए अपने उच्चतम गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज विद्यालयों की सर्वप्रथम अपने प्रबंधन तंत्र को सबल एवं सशक्त बनाने के प्रयास करने चाहिए, जो किसी भी संस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? 2025 में यह प्रश्न पूछा था। तो प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? तो प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन मतलब क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट, और संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अंतर तालिका बनाकर बताइए। तो प्रशासन, प्रबंधन और संगठन में अंतर, ये हेडिंग को डालेंगे, उसके बाद तीनों को लिखेंगे। प्रशासन क्या है? प्रशासन का कार्य प्रमुख रूप से पूर्व नियोजित होता है। प्रशासन का कार्य क्या होता है? पूर्व नियोजित, यानी कि प्रशासन क्या करता है? विद्यालय को चलाने से पहले पूर्व नियोजित होता है। और प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन का कार्य स्टाफ के निर्देशन, समन्वय एवं अभिप्रेरणा से संबंधित होता है। तो प्रबंधन में क्या होता है? स्टाफ निर्देशन देते हैं, समन्वय बनाते हैं एक दूसरे में, और अभिप्रेरणा से संबंधित होता है। संगठन क्या होता है? संगठन संस्था के समस्त स्टाफ के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करता है। प्रशासन बाहरी घटकों से प्रभावित होता है। प्रबंधन कर्मचारियों से संबंधित एवं प्रभावित होता है। संगठन कर्मचारियों, विभागों के कार्यों, परस्पर संबंधों एवं संयोजन से प्रभावित होता है। प्रशासन संबंध को निर्देशित एवं संगठन के आकार को निर्धारित करता है। तो प्रशासन क्या करता है? संबंध को निर्देशित, और संगठन जो होता है, ये तीसरा वाला है, जो संगठन के
आकार को निर्धारित करता है प्रशासन। और प्रबंध क्या करता है, संगठन को दृढ़, सजीव एवं गतिशील बनाता है। संगठन क्या है, एक निर्जीव ढांचा है। प्रशासन संस्था का मस्तिष्क होता है। प्रशासन संस्था का मस्तिष्क होता है। प्रबंधन संस्था का हृदय होता है और संगठन संस्था का शरीर होता है। प्रशासन निर्धारणात्मक भूमिका का निर्वहन करता है और प्रबंधन क्रियात्मक भूमिका का निर्वाह करता है। यानी कि प्रबंधन क्या करता है, क्रियात्मक यानी फंक्शनल टाइप का ये वर्क करता है, विद्यालय में कितने टीचर कहाँ जाएंगे और उसको प्रबंधित करने का काम, यानी कि कार्य करने का काम करता है ये प्रबंधन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। और संगठन क्या करता है, यह प्रशासन एवं प्रबंधन में समन्वय स्थापित करता है। जो भी विद्यालय में संगठन होता है वो प्रशासन और प्रबंधन में समन्वय स्थापित करता है। प्रशासन से संबंधित समस्त कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधक करते हैं। तो प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य है वो उप प्रबंधक करते हैं, जो हेड होते हैं। और प्रबंधन का कार्य मध्य एवं निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। संगठन का कार्य प्रशासन एवं प्रबंधन के परस्पर सहयोग एवं समन्वय पर निर्भर करता है। प्रशासन संस्था की समस्त नीतियों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है, यानी कि प्रशासन एक तरीके से मालिक होता है और प्रबंधन उसको लागू करता है। प्रबंधन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लागू करता है और नीतियों को क्रियान्वयन का कार्य करता है। और संगठन क्या करता है, प्रबंधन का एक ऐसा उपकरण है। संगठन क्या है, प्रबंधन का एक उपकरण है जो एक आधार का निर्माण करता है। यानी कि इसको वेन डायग्राम में देखें तो सबसे पहले एक बड़े साइकिल में हो जाएगा आपका प्रशासन, उससे छोटे साइकिल में हो जाएगा आपका प्रबंधन और उस सबसे छोटे बीच वाले सर्किल का हो जाएगा संगठन। ये आपका वेन डायग्राम का निरूपण हो सकता है। यानी कि सबसे बड़ा प्रशासन है, उसके अंदर प्रबंधन है और उसके अंदर संगठन है। प्रशासन व्यवसाय को पूंजी एवं स्वामित्व प्रदान करता है। प्रशासन क्या करता है, व्यवसाय को पूंजी, यानी कि जो प्रशासन होता है, विद्यालय में जो प्रबंधक और प्राचार्य होते हैं वो विद्यालय को क्या करते हैं, पैसा देते हैं। विद्यालय के जो प्रबंधक होते हैं वो विद्यालय का उनका बिल्डिंग हो गया होता है, तो प्रशासन में वही होते हैं, पूंजी और स्वामित्व प्रदान करते हैं। और प्रबंधक कोई एक अलग से टीचर को रख लिया जाता है जो प्रबंधन क्या करता है, प्रशासन द्वारा नियुक्त वेतनभोगी वर्ग में होता है। तो प्रबंधन क्या होता है, जो प्रबंधक होते हैं वो उनको सैलरी मिलता है और वो विद्यालय का कामकाज देखते हैं। ये प्रशासन के अंतर्गत प्रबंधन आते हैं। और प्रबंधन के अंतर्गत जो संगठन है शिक्षकों का, प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रबंधन का उपकरण है। नेक्स्ट प्रश्न, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, 2019 में पूछा था। तो शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, तो आज शिक्षा प्रशासन को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसके अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित व्यक्ति सुव्यवस्थित रूप में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करते हुए सहयोग पूर्वक कार्य करता है। इतना बड़ा डेफिनेशन है शैक्षिक प्रशासन का। एक बार और, आज शिक्षा के प्रशासन को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसके अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित व्यक्ति सुव्यवस्थित रूप में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करते हुए सहयोग पूर्वक कार्य करता है। यद्यपि शिक्षा प्रशासन सामान्य प्रशासन या लोक प्रशासन का एक अंग है, परंतु शिक्षा प्रशासन अन्य प्रशासनों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इसका उद्देश्य मान्य मूल्यों को प्राप्त करना होता है और मानवीय कुशलता का अधिक से अधिक विकास इसके द्वारा किया जाता है। यानी कि एक स्वस्थ और अच्छे नागरिक बनाने का काम शिक्षा प्रशासन काम करता है। एक अच्छे विद्यालय भवन में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो एक अच्छे विद्यालय भवन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पर्याप्त स्थान का उपलब्ध होना। जब भी किसी विद्यालय भवन की संरचना की जाए तो उसमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वहाँ किस कक्षा तक पढ़ाई होगी, प्रत्येक कक्षा के कितने भाग होंगे, प्रत्येक विभाग में छात्रों की कितनी संख्या होगी, विद्यालय की भावी योजनाएं क्या होगी, विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था कैसे होगी, विद्यालय के वार्षिक समारोह कहाँ आयोजित होंगे आदि। ये पर्याप्त स्थान का उपलब्ध होना। विद्यालय भवन की परियोजना में गतिशीलता होना। तो विद्यालय भवन की
परियोजना में गतिशीलता होना। विद्यालय भवन में बहुत अधिक स्थिरता नहीं होनी चाहिए, वरन उसमें लोच तथा गतिशीलता होनी चाहिए, जिससे उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। गतिशीलता का होना इस कारण भी जरूरी है जिससे विद्यालय के संबंध में बनाई गई भावी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकना संभव हो। विद्यालय भवन का आकर्षक प्रारूप होना, ताकि बच्चे आकर्षित हों। विद्यालय भवन का आकर्षक प्रारूप। विद्यालय भवन की तीसरी तथा महत्वपूर्ण विशेषता है भवन का आकर्षक होना। भवन को आकर्षक बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसमें खूब पैसा व्यय किया जाए, वरन उसके लिए यह आवश्यक है कि भवन का रख रखाव इस प्रकार हो कि जिससे वह आकर्षक प्रतीत हो। भवन का सुविधाओं से युक्त होना। विद्यालय भवन में खेल का मैदान, हवा रोशनी की व्यवस्था, पानी बिजली, शौचालय की व्यवस्था, कॉमन रूम की व्यवस्था आदि उपलब्ध होने चाहिए। विद्यालय का सहयोगात्मक वातावरण। विद्यालय भवन में जहां एक ओर भौतिक सुविधाओं का उपलब्ध होना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर उसमें भावात्मक एकता का भी होना आवश्यक है। पूर्ण योजना का पैटर्न तैयार करना। ठीक है, पूर्ण योजना का पैटर्न तैयार करना। विद्यालय की पूरी योजना का एक ही बार में बना लेनी चाहिए और उपलब्ध आर्थिक साधनों के अनुरूप ही उसका निर्माण करना चाहिए। यानी कि एक विद्यालय में आप मालिक रहेंगे तो उस विद्यालय को चलाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, कौन कौन से ऐसे स्टेप उठाएंगे, उसके बारे में इसमें लिखना है। तो अच्छे विद्यालय को अपनी आर्थिक नीतियों को मितव्ययिता के सिद्धांत पर आधारित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 2025 में पूछा था, विद्यालय भवन में किन कक्षों का होना आवश्यक है? 2025 में पूछा था। तो विद्यालय भवन के अंतर्गत निम्नलिखित कक्षों का होना आवश्यक है। एक प्रधानाचार्य का कक्ष होना ही चाहिए, स्कूल का कार्यालय होना चाहिए, कक्षाएं होनी चाहिए, स्टाफ रूम होना चाहिए, भूगोल कक्ष होना चाहिए, विज्ञान कक्ष होना चाहिए, गृह विज्ञान कक्ष होना चाहिए, स्कूल कैंटीन होना चाहिए और सभागार होना चाहिए। विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में समुदाय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 2016-2017 में पूछा है। तो विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में समुदाय की भूमिका और विद्यालय भवन का निर्माण करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। स्कूल का निर्माण करते समय रखी जाने वाली सावधानी तथा समुदाय की भूमिका। WM रायबर्न। तो रायबर्न के अनुसार, WM रायबर्न के अनुसार, कथानुसार, कथनानुसार, उनके कथन के अनुसार स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए। तो जो रायबर्न साहब कहते हैं स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए, किंतु यथासंभव सड़क से हटकर भी होना चाहिए। विद्यालय ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां पर आवागमन की सुविधाएं हो। विद्यालय प्राकृतिक वातावरण में स्थापित किए जाएं, परंतु उसके समीप नदी तालाब नहीं होने चाहिए। वातावरण का तात्पर्य है कि विद्यालय ऐसे स्थान पर बनाया जाए जहां छात्रों को शुद्ध हवा व प्रकाश आसानी से उपलब्ध हो सके। विद्यालय किसी कारखाने, मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि के बहुत समीप स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। विद्यालय बहुत ढलान पर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए, नहीं तो बरसात के दिनों में वहां पानी भरने की समस्या उत्पन्न होगी। स्कूल जिस स्थान पर निर्मित किया जाए वहां आधुनिक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, डाकघर, बैंक आदि होने चाहिए। प्रारंभ में ही विद्यालय इतनी भूमि पर बनाया जाना चाहिए कि छात्रों के लिए खेलने का मैदान व छात्रों के रहने के लिए छात्रावास बनाया जा सके। स्कूल के आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए। उसके पास गंदी नालियां या कूड़े का ढेर नहीं होना चाहिए। स्कूल की मिट्टी ऐसी हो जो पानी शीघ्रता से सोख सके, अन्यथा वहां पर समय कीचड़ ही बनी रहेगी। विद्यालय भवन का निर्माण शिक्षा शास्त्रियों, समाज शास्त्रियों, स्थापत्य कलाकार, इंजीनियर, स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञों अ, तथा अर्थशास्त्रियों की सम्मिलित राय के आधार पर ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, शाला स्वच्छता से क्या अभिप्राय है? विद्यालयी स्वच्छता में आप छात्रों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त करेंगे? 2018 में प्रश्न पूछा था।
तो सारा स्वच्छता का अभिप्राय विद्यालय की स्वच्छता से है। विद्यालयी स्वच्छता में छात्र का सहयोग निम्न प्रकार ले सकते हैं: स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाकर, अच्छी आदतों का विकास करके, अस्वच्छता से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देकर, विभिन्न बीमारियों की जानकारी देकर, विद्यालय में छात्रावास का क्या महत्व है? तो छात्रावास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स हॉस्टल। छात्रावास का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। यह उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जिनके निवास के आसपास विद्यालय नहीं होते हैं। इससे प्रतिदिन घर से दूर आने जाने की असुविधा से बचाव होता है। छात्र सामूहिक जीवन व्यतीत करना सीख जाते हैं, जिससे उनका समाजीकरण हो जाता है। बालक छात्रावास के नियमों का पालन करके अनुशासन में रहना सीख जाता है। अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ रहकर छात्रों में उचित अध्ययन आदतों का विकास होता है। छात्रावास उन बच्चों के लिए वरदान होता है जिनके माता पिता का स्थानांतरण जल्दी जल्दी होता है, यानी कि कोई जॉब में है तो ट्रांसफर होता है, तो इसीलिए बच्चे हॉस्टल ले लेते हैं। छात्रावास में रहकर बालक अपना कार्य स्वयं करना सीख जाता है, अतः इसके अंदर आत्मनिर्भरता आ जाती है। यह विद्यार्थियों को अलग कमरे की सुविधा देता है, जो घर में प्रायः संभव नहीं होता। यहाँ बालक शांत वातावरण में रहता है, सब छात्र परस्पर मिलकर रहते हैं और विपत्ति में एक दूसरे का साथ देते हैं, अतः उनके अंदर मानवता की भावना विकसित होती है। इसके नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।